Good morning, dear students. Today we are discussing about chapter 3rd. The topic is equation of motion for uniform accelerated. यानी कि एक समान त्वरित गति के समीकरण ज्ञात करना चाहते हैं कि कोई कण यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, एक समान त्वरित गति के लिए एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरण। ठीक है, हमारे पास अब का जो टॉपिक अपना है वो ये है बच्चों। इसको डिटरमाइन करने के दो मेथड है और तीन इसकी इक्वेशन है। पहले अपन पिक्चराइज कर लेते हैं कि वो तीन इक्वेशन है कौन कौन सी। एक तो है जिसको हम कहते हैं गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो उसमें हमेशा फाइनल वेलोसिटी की बात की जाती है। अगर कोई बॉडी ए एक्सीलरेटेड है, ए फॉर एक्सीलरेशन, और टी टाइम बाद उसकी वेलोसिटी डिटरमाइन करनी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी यू है, ए एक्सीलरेशन है, टी टाइम बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी ये हो जाती है v इज टू यू प्लस ए टी। ठीक है, यानी कि जिस वेलोसिटी से आपने उसको फेंका था या उसकी जो इनिशियल जब आपने डिटरमाइन किया था इनिशियली टाइम, तब उसकी स्पीड u थी या वेलोसिटी u थी। टी टाइम बाद उसकी वेलोसिटी देखते हैं, उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, वो है u इज टू ए प्लस टी, ए इंटू टी। यानी कि अंतिम वेग है किसी कण का t समय पश्चात, वो होगा u प्लस ए टी। इसी प्रकार बच्चों अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें कि टी टाइम बाद उसकी डिस्टेंस उसने कितनी कवर कर ली, तो वो होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये है मोशन की सेकंड इक्वेशन, द्वितीय समीकरण। कौन सी समीकरण है बच्चों? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें फाइनल वेलोसिटी का रिलेशन दिया जाता है s के साथ। देखो अभी तक पहले वाले में s फॉर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का प्रथम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में कोई मान नहीं दिया गया, कोई वैल्यू नहीं। जिसका मतलब ये जो इक्वेशन है इसमें अगर अपने को रिलेशन डिटरमाइन करना हो या फाइनल अपने को मोशन डिटरमाइन करना हो तो वो डिटरमाइन किया जाता है u, a और t के साथ। अब दूसरी जो है उसमें अपने पास u, a और t के साथ s का रिलेशन है, नॉट v का। तीसरी जो इक्वेशन है उसमें बच्चों है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। कई किताब वाले इसको s की जगह x भी लिख देते हैं, x फॉर डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। तो ये हमारी है तीन इक्वेशन, हम इनको डिटरमाइन करेंगे। तीसरी जो इक्वेशन है ये रिलेशन किस किस के बीच है? अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण और विस्थापन के साथ। ठीक है, इन तीनों को हम डिटरमाइन करेंगे। अब इन तीनों को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास बच्चों दो मेथड है। एक तो है एनालिटिकल, जिसको हम लोग कैलकुलस मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास है ग्राफीय विधि, या हम इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। प्रथम हम लोग बोल दें ग्राफीय विधि। कौन सी विधि? ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड है? ग्राफिकल मेथड। सेकंड नंबर हमारे पास है एनालिटिकल। एनालिटिकल मेथड, या इसको मेथड ऑफ कैलकुलस भी बोलते हैं। ठीक है, विश्लेषणात्मक विधि भी बोलते हैं इसको। विश्लेषणात्मक विधि।
या गणितीय विधि। गणितीय विधि, ये दो हमारे बात करने क्या है, हमारे पास दो विधियां हैं। एक तो है गणितीय विधि। कौन सी विधि है बच्चों? गणितीय विधि। ठीक है। 2 नंबर हमारे पास है ग्राफीय विधि। इसको आलेखित विधि भी बोल सकते हैं। आलेखित विधि, आलेख खींचना मतलब ग्राफ। कैलकुलस, मेथड ऑफ कैलकुलस, मेथड ऑफ कैलकुलस, इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है। 2 मेथड हमारे पास है। हो सकता है इसको फर्स्ट दे दो, इसको सेकंड, आप कैसे भी, अपने को दोनों याद रखने हैं। कई बार क्वेश्चन में आया है कि ग्राफीय विधि से गणितीय समीकरण ज्ञात करो। याद रखें बच्चों, न्यूटन के गति के भी 3 नियम होंगे, वो लॉ आएंगे हमारे पास। प्रथम नियम, द्वितीय, थर्ड, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड न्यूटन्स के लॉ आएंगे। यहाँ पर हम लोग इक्वेशन डिटरमाइन करने हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके डेरिवेशन भी पता होना चाहिए कि इनको डिटरमाइन कैसे किया गया, और अपने को ये भी पता होना चाहिए कि इसकी इक्वेशन है कौन कौन सी, फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है। अच्छे तरीके से याद रखना है बच्चों इसको। इससे पहले, ये विधि स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी मैं आपको कंसीडरेशन बताना चाहता हूँ बच्चों। कंसीडरेशन कैसी है वो आप सुनिए बच्चों। एक समान त्वरित गति के लिए हमें समझने के लिए हमारे पास आवश्यक ये है, जैसे एक तो मैं कहूँ फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करेंगे? v से, यानी अंतिम वेग जो है वो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? v से। एक है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, उसको हम u से रिप्रेजेंट करेंगे। एक है हमारे पास त्वरण, एसिलरेशन। ठीक है। इनिशियल का मतलब प्रारंभिक, प्रारंभिक वेग। ठीक है। ये हर बात आपको स्क्रीन पे दिख भी जाएगी एक साथ। एसिलरेशन जो है बच्चों, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे a से। अगर आपको कोई ये कह दे कि u इनिशियल वेलोसिटी से कोई बॉडी मूव करती है, गति करना प्रारंभ करती है, मोशन में आती है, इनिशियल वेलोसिटी जब आपने उसको मेजरमेंट करना शुरू किया तब उसकी वेलोसिटी u है। कितनी है? u, रिप्रेजेंट u से कर रहे हैं। और t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है v। कितनी हो जाती है? v। अगर उस वस्तु का या उस गाड़ी का या उस पार्टिकल का एसिलरेशन a है जो कि यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट है, एसिलरेशन में भी चेंज नहीं आ रहा। अगर आपने पत्थर ऊपर से गिरा दिया तो लगातार प्रत्येक सेकंड बाद उसका वेलोसिटी बढ़ती जाती है 9.8 टाइम्स। कितना टाइम्स? 9.8। हर बार उसमें 9.8 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी बढ़ती जाती है अगर ऊपर से पत्थर गिराते हो तो। ऐसे ही कोई अगर गाड़ी की बात करें, कोई बाइक चलाएं, कुछ भी करें, तो उसमें भी वेलोसिटी लगातार चेंज होती रहती है। अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं तो अगर हमने न्यूट्रल करके छोड़ दिया गाड़ी को तो धीरे धीरे उसमें रिटार्डेशन होना शुरू हो जाएगा और उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। फाइनल वो बॉडी रुक जाएगी। रुकने के भी कई फैक्टर है जो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे फ्रिक्शन है, ये कई सारे फोर्सेज आएंगे उसके लिए। चलो अभी ये 3 बातें याद रखो। उसके बाद मैं ये कहूँ कि अगर इनिशियल वेलोसिटी u था, a उस पर एसिलरेशन लग रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है उसकी v। लेकिन t टाइम में उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, दूरी कितनी तय की, वो होती है s। तो ये आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एसिलरेशन, t टाइम और s डिस्प्लेसमेंट या उसको डिस्टेंस भी कह सकते हैं। समझ में आ रही बात? अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण, t समय और s डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन या दूरी। अब देखो बच्चों, पहली इक्वेशन कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है। मैं कोई सा ये एक मेथड लेके चल लेता हूँ। मान लो मैंने पहला मेथड कौन सा लिखा था? गणितीय विधि लिखी थी। मेथड ऑफ कैलकुलस। ठीक है।
इसका दूसरा नाम बच्चों एनालिटिकल भी है, एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड दूसरा नाम क्या है? एनालिटिकल मेथड। दोनों ही बातें सही है, कोई सा ही मेथड। देखना बच्चों, एक बात समझना, अपन लोग कह सकते हैं कि त्वरण जो होता है ना, एसिलरेशन, एसिलरेशन जो होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक, टाइम में चेंज या चेंज इन टाइम ये भी कह सकते हो, चेंज इन टाइम, दोनों ही बात सही है। चेंज इन वेलोसिटी, अगर मैं कह दूं अंतिम वेग v है और प्रारंभिक वेग u है, फाइनल वेलोसिटी v है और इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है और इनिशियल वेलोसिटी u है, और टाइम में चेंज जो है, फाइनल टाइम उसका t है, और जब हमने रीडिंग लेनी शुरू की थी तब घड़ी में जो टाइम हमने मेजर किया वो 0 है। यानी जब हमने मेजरमेंट लेना शुरू किया उस टाइम को हम 0 मान के चलें और कहते हैं 0 से 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी v हो जाती है और इनिशियल वेलोसिटी की u है, तो एक्सीलरेशन a का मान क्या आ गया? v माइनस यू अपॉन टी। इसको अगर मैं डेराइव करूं आगे, t को इधर मल्टीप्लाई करूं तो t इज इक्वल टू हो जाता है a इंटू टी इज इक्वल टू हो जाता है v माइनस यू, विच इम्प्लाइज बच्चों v इज इक्वल टू हो जाता है, क्या हो जाएगा? u प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, यही गति की प्रथम समीकरण है। मेथड ऑफ कैलकुलेशन में बात सिंपल से समझ में आ गई ना आपके? यानी कि पहली इक्वेशन कैसे डिटरमाइन करेंगे? एक्सीलरेशन के डेफिनेशन से। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी में चेंज क्या आ रहा है? v माइनस यू। टाइम में चेंज क्या आ रहा है? t माइनस 0 यानी कि t। तो v माइनस यू अपॉन टी, उसका मान क्या आ गया? t को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो a t इज इक्वल टू v माइनस यू समथिंग। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई। किस मेथड से आ रही है? मेथड ऑफ कैलकुलस से। तो हमारे लिए बच्चों याद रखने वाली बात क्या हो गई? v का मान u प्लस ए टी होता है। अब देखो आगे की बात, इसको मैं ऊपर लिख के छोड़ देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई? v इज इक्वल टू आ गई, v इज इक्वल टू आ गई u प्लस ए टी। ये पहली इक्वेशन है, प्रथम इक्वेशन है ये गति की। दूसरी बात देखो बच्चों, सेकंड इक्वेशन की बात करें हम। सेकंड इक्वेशन का मतलब होता है बच्चों कि जैसे हमारे पास उत्तर आ जाए कि विस्थापन, हमें डिटरमाइन करना है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसको कई किताब वाले x से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कई इसको s से भी रिप्रेजेंट करते हैं, x या फिर s, दोनों ही बात सही है। विस्थापन का सूत्र होता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, औसत वेग इनटू समय। औसत का मतलब जैसे वस्तु यहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक जानी है? यहाँ तक जानी है। यहाँ तक का टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ये हमने s से रिप्रेजेंट कर दिया या x से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, तो ये तो है नहीं कि यहाँ से जब स्टार्ट हुई थी वहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी वेलोसिटी एक जैसी रही हो, ऐसा तो है नहीं। जब वो स्टार्ट हुई है वस्तु यहाँ से, या स्टार्ट होने के बाद धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, वापस जैसे यहाँ रुक रही है तो धीरे धीरे वेलोसिटी कम हो रही है। इसका मतलब उसके वेलोसिटी में वेरिएशन आ रहा है, कभी वेलोसिटी बढ़ रही है कभी घट रही है। तो हम क्या करेंगे? उसका एवरेज ले लेंगे। एवरेज का मतलब हमारे पास दो ही वेलोसिटी आई है, क्या आई है? फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी। एवरेज का सूत्र क्या आ गया? v प्लस यू बटा 2 इंटू टाइम। ठीक है, क्या सूत्र आ गया? s इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई 2। एवरेज वेलोसिटी का सूत्र क्या आ गया? v प्लस यू बटा टी, u बाई 2 इंटू टी, टी का अंदर मल्टीप्लाई करो v इंटू टी बटा 2 प्लस u इंटू टी बाई 2। ये किसका मान आ गया? ये मान आ गया है बच्चों हमारे पास
एस का, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कई जगह लिखा है हमने, कोई बात नहीं बच्चों, अगर मैं एक्स भी लिखूं तो भी सही है, एस भी लिखूं, लेकिन बात किसकी चल रही है, डिस्प्लेसमेंट की। अब v का हमने फर्स्ट इक्वेशन से क्या मान रखा था, u प्लस ए टी, तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू, कई किताब में s लिखा हुआ है, फिर कह रहा हूँ, और कई जगह इसको x से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमारा ध्येय या उद्देश्य क्या होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट हम डिटरमाइन कर रहे हैं, भले ही वो y से रिप्रेजेंट करें, z से करें, किसी से करें, उत्तर सामने वाला जो आ रहा है वो डिस्प्लेसमेंट का आ रहा है या डिस्टेंस का आ रहा है। ठीक है, v का मान क्या आ गया, u प्लस ए टी इंटू टी बाई टू प्लस u इंटू टी बाई टू। इसका इधर मल्टीप्लाई करो, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, यू टी प्लस ए टी स्क्वायर होल बाई टू प्लस यू टी बाई टू। देखो यू टी बाई टू, इधर क्या है, यू टी बाई टू। ठीक है, आगे देखो x इज इक्वल टू, देखते जाना है बच्चों आपको, x इज इक्वल टू क्या उत्तर आएगा अपने पास, अलग अलग करो इन दोनों को, तो यू टी बाई टू यहाँ पड़ा है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, प्लस यू टी बाई टू। समझ में आ रहा बात, यू टी बाई टू इसको मैंने अलग कर दिया, और यू टी बाई टू, ये दोनों मिलकर क्या हो गए बच्चों, यू टी, क्या बन गया, यू टी। तो यहाँ लिख रहा हूँ फाइनल सेकेंड इक्वेशन हमारे पास, x जिसको हम s भी लिख सकते हैं, क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, a फॉर एक्सीलरेशन है, t फॉर टाइम है, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी है, s फॉर डिस्प्लेसमेंट या x फॉर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रही बात। सेकंड इक्वेशन अपने को रिलेशन डिटरमाइन करके दे रही है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम के बीच, इसमें कहीं पर भी फाइनल वेलोसिटी नहीं आई। पहले इक्वेशन में हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम के बीच रिलेशन डिटरमाइन हुआ है। समय, त्वरण, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के बीच संबंध है पहली इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन में है विस्थापन, प्रारंभिक वेग, समय और त्वरण के बीच, यहाँ पर कहीं पर भी फाइनल वेलोसिटी। इसका मतलब अब तीसरा संबंध किस किस के बीच आना चाहिए, v और s के बीच आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन में v और s आपस में रिलेट नहीं है। इसलिए थर्ड इक्वेशन जो बनने जा रही है उसमें v और s का संबंध आएगा। तो हमने दोनों इक्वेशन लिख देनी चाहिए ऊपर। ये प्रथम समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, कंठस्थ याद कर लो इसको, u प्लस ए टी, इक्वेशन नंबर प्रथम है ये। दूसरी है s जिसको हम x भी लिखते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चों याद रखो u जो है वो प्रारंभिक वेग है, जिस वेग से वस्तु शुरू होती है या जब हम रीडिंग लेना शुरू करते हैं उस समय उसका वेग कितना है। आपसे कोई पूछ ले कि 10 सेकंड बाद उसका वेग कितना होगा यदि कोई वस्तु इस वेग से गति करे, तो जिस वेग से गति करना शुरू करती है वो u है। 10 सेकंड बाद इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी हमें डिटरमाइन करनी है। हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके करेंगे तो बातें समझ में आ जाएगी बच्चों। चलो अब हमारे पास क्या है, देखो एक सूत्र हमारे पास थर्ड इक्वेशन का बचा है। किसका बचा हुआ है, थर्ड का। तो अब हम तीसरी इक्वेशन की बात करेंगे। ये कौन सी इक्वेशन है, सेकंड। थर्ड इक्वेशन में हम अपन जानते हैं कि v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। क्या होता है, u प्लस ए टी। दोनों साइड में स्क्वायर कर दो भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर, तो इधर भी वर्ग होगा तो v स्क्वायर, इधर वाला क्या हो जाएगा u प्लस ए टी का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोल दो तो a का स्क्वायर मतलब u का स्क्वायर प्लस 2ab 2uat प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर। ये इसका स्क्वायर हो गया बच्चों। किसका स्क्वायर हुआ है, पहले वाले का। नेक्स्ट देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया u स्क्वायर प्लस इसमें से 2a बाहर निकाल दो, इसमें से 2a बाहर निकाला तो u और t अंदर रह गया, प्लस इसमें a तो निकल गया बाहर, 2 इसमें है नहीं तो 2 का नीचे डिवाइड हो जाएगा, a t स्क्वायर बट्टा
2। समझ में आ रही बात? ए स्क्वायर टी स्क्वायर में से 2a बाहर निकालोगे तो स्क्वायर का तो 1 बच जाएगा a, 2 इसमें है नहीं तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए नीचे मल्टीप्लाई वाला जो है पार्ट भाग डिवाइड कर रहे हैं वो बच गया, मल्टीप्लाई वाला बाहर निकल गया। ठीक है, समझ में आ रही बात? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। फिर देखो इस पूरी इक्वेशन को, इसके बाद ये स्टेप लिख सकते हो। कई लोगों को ये समझ में से बार हो रहा है कि सर ये कैसे ले लिया। 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो ना, ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई करने से वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। अब ये 2 और a ये तो बाहर निकल गया, इसमें भी 2a है ये भी बाहर निकल गया। जैसे 2a बाहर निकलेगा तो ut बच गया, यहाँ पर ut, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है टाइम। 2 का बाहर निकल गया तो नीचे भी वाला 2 बच गया, a t स्क्वायर। ठीक है, ये मान किसका है ढंग से देखो तो सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास एक वैल्यू थी s कर कह सकते हो, x कह सकते हो, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ये लिख सकते हो आप। कोई किताब वाला इसको ऐसे लिख दे तो क्या फ़र्क पड़ता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। ये बच्चों तीनों इक्वेशन आ गई है गणितीय विधि से। कौन सी विधि से आई है? मेथड ऑफ कैलकुलस से। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों ये। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास कौन सी आ गई? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। x लिख सकते हो, s लिख सकते हो, एक ही बात है। ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है तो x आ जाएगा, y एक्सिस में है तो y आ जाएगा, z एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, विस्थापन हो रहा है तो z आ जाएगा। या कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन न देकर आपको केवल दूरी दे दी तो s लिख दो, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। ये तीनों इक्वेशन गति की प्रथम, द्वितीय और तृतीय समीकरण है। अब 2 नंबर बात करते हैं ग्राफीय विधि। कौन सी विधि? ग्राफीय विधि। हो सकता है मैंने पहले आपको कहीं पर फर्स्ट ग्राफीय बता दी हो। ग्राफिकल मेथड, ग्राफीय विधि। ठीक है, सुनो बच्चों, सिंपल सी बात है। ग्राफीय विधि में हम ग्राफ खींचेंगे बच्चों टाइम और वेलोसिटी के बीच। किस किस के बीच ग्राफ खींचेंगे? टाइम और वेलोसिटी के बीच। समय अंतराल t, किस में? सेकंड में लो, किसी में लो, और एक लेंगे वेग में। वेग देखने वाली बात है बच्चों, ये समझने वाली बात है। हो सकता है इनिशियल वेलोसिटी 0 से शुरू हो जाए। जब आपने कोई रीडिंग ली है, आपने पत्थर फेंका, फेंकते वक्त उसका वेलोसिटी 0 नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ फेंकता हूँ हाथ से तो ये उस समय इसकी वेलोसिटी 0 नहीं है, लेकिन जब मैं ऊपर से इसको छोड़ता हूँ तब इसकी वेलोसिटी 0 है। जैसे छोड़ रहा हूँ तब 0 से धीरे धीरे बढ़ रही है, और ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ तब इसकी वेलोसिटी 0 नहीं है, ऊपर जाके 0 होगी फाइनल वेलोसिटी। और जब मैं ऊपर से छोड़ता हूँ तो फाइनल वेलोसिटी कितनी भी हो सकती है, जितनी ऊंचाई से छोड़ेंगे उतना इसका मान ज़्यादा होगा, लेकिन जब मैं उसको ऊपर से छोड़ रहा हूँ तब इसकी वेलोसिटी 0 है। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि u को मैं यहाँ से रिप्रेजेंट कर दूँ, हो सकता है उसका मान 0 हो। जब हमने रिप्रेजेंट किया है तो t बराबर 0 पर u का मान 0, और जब t टाइम की बात करें, आफ्टर टी टाइम इसकी वेलोसिटी हो जाती है बच्चों v। कितनी हो जाती है? v। ये v का मान अंतिम वेग है। ये किस टाइम पर? t टाइम पर। ये मान है t टाइम पर। ठीक, t बराबर 0 पर u का मान, यहाँ पर t बराबर t समय पर वेलोसिटी v। आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो ऐसे, तो 2 शेप बन गई। एक तो बन गई ट्राइंगल की, त्रिभुज की शेप बन गई, एक बन गई रेक्टेंगुलर की। रेक्टेंगुलर में लेंथ तो क्या है? 0 से t का मतलब t लेंथ हो गई। हाइट कितनी है? देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का जो मान है ना, देखो टोटल मान होता है v, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का मान क्या आ गया? v माइनस u। नीचे वाला कितना मान बच गया? u।
ये मान कितना है u। तो अगर मैं अब कुछ बातें सीधी सीधी है बच्चों, इसमें कोई नियमावली नहीं है, विधि है ये इन इक्वेशनों को ज्ञात करने के तरीके हैं, ठीक है, रीजनेबल कोई बात नहीं है। एक तो हमारे पास ये ट्राइंगल बन रहा है ऐसे, मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं इसके अंदर का ताकि आपको पता चले कि रेक्टेंगुलर शेप कौन सी है और ट्राइंगुलर शेप कौन सी है, ट्राइंगल वाली शेप कौन सी है। ये सुनो बच्चों, प्रथम इक्वेशन, प्रथम समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सीलरेशन से ही डिटरमाइन हुई थी। तो इसमें सीधी एक ही लाइन लिखनी है, ग्राफ की ढाल बराबर त्वरण किसके बराबर है, एक्सीलरेशन के बराबर है। स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, यानी कि इस ग्राफ का जो ढाल है, ये जो ढाल है, एंगल इस प्रकार बन रहा है, ये इसका बेस हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर होगा, ये इसका हाइपोटेनियस। तो स्लोप में हमारे पास क्या होता है बच्चों, tan थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। ये किसके बराबर आना चाहिए, एक्सीलरेशन के, किसके बराबर आना चाहिए, एक्सीलरेशन के बराबर आना चाहिए, त्वरण के बराबर आना चाहिए। एक्सीलरेशन tan थीटा है जिसको a से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मान किस में आएगा बच्चों, परपेंडिकुलर क्या है, v माइनस यू। परपेंडिकुलर का मान क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का मान क्या है, डिस्टेंस नहीं मान, वैल्यू कितनी है v माइनस यू, अपॉन इसका बेस कितना है, आधार कितना है t, कितना है, यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है t। तो वही फर्स्ट इक्वेशन तो बन गई है, a इंटू टी बराबर v माइनस यू। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, u प्लस ए टी, क्या वैल्यू आई, फर्स्ट इक्वेशन। आगे बात समझ में बच्चों, ये ग्राफ याद रखना है, ग्राफिकल विधि में ऐसा ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ में पहले हमें स्लोप ज्ञात करनी है और स्लोप से हमारे पास त्वरण प्राप्त हो जाएगा, एक्सीलरेशन प्राप्त हो जाएगा और एक्सीलरेशन से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन डिटरमाइन हो जाएगी। सेकंड देखो, सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरी इक्वेशन में क्या है कि ग्राफ का क्षेत्रफल किसको रिप्रेजेंट करेगा, विस्थापन को। दोनों बातें देखो, एरिया ऑफ ग्राफ किसके बराबर आएगा, डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट को मैंने x से या s से रिप्रेजेंट किया था, x से कर दो से कोई बात, ठीक है, यानी x एक्सिस में t समय में कितनी डिस्टेंस इसने कवर कर ली, अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी u हो और फाइनल वेलोसिटी v हो तो उसका मान क्या आएगा। पहले किसका एरिया आएगा बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल है, आयत, आयत कौन सा है देखो, ओ, इसको पॉइंट दे दो बच्चों, यहाँ ए पॉइंट बता दो, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट। तो ओ ए सी डी, आयत कौन सा है, ओ ए सी डी प्लस आयत का क्षेत्रफल, आयत कौन सा है, ओ ए सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है बच्चों देखो, ओ से सी और बी, ओ सी बी, त्रिभुज है ओ सी बी का क्षेत्रफल। दोनों बातें आ गई समझ में, यानी कि इस पूरे रेक्टेंगुलर शेप का, इस पूरे मान का, यहाँ से ये पूरा मान, इसका अगर एरिया निकाल लो आप
तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट को। किसको करेगा रिप्रेजेंट? डिस्प्लेसमेंट को। तो x बराबर हो सकता है s लिखो, ये बार बार बताने की आवश्यकता नहीं हो। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है? t, चौड़ाई कितनी है? u, तो u इंटू टी हो गया पहले, प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बच्चों? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का एरिया का सूत्र क्या होता है? बेस इंटू हाइट। देखो बच्चों ut पड़ा है प्लस हाफ बेस, बेस कितना है? t, ठीक है, बेस कितना है? t, और हाइट कितनी है इस ट्राइंगल की? v माइनस यू, तो ये आ जाएगा t इंटू वी माइनस यू। देखते जाओ बच्चों, ut प्लस हाफ t v माइनस यू मान आ गया है। आगे बढ़ते हैं, जस्ट नेक्स्ट बात करते हैं इसके, यहाँ आ जाते हैं। x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ t पड़ा है, v माइनस यू का मान क्या होता है? a इंटू टी होता है। किसका मान? फर्स्ट इक्वेशन से v माइनस यू इज इक्वल टू होता है a इंटू टी। तो आंसर क्या आ जाएगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये किसका मान आया? x का। किसका मान आया? x का। ये कौन सी इक्वेशन हो गई? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ग्राफ ये विधि से बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन तो आई थी v माइनस यू, और सेकंड इक्वेशन अपने पास आ गई s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। याद क्या रखना है? ग्राफ ये विधि में पहले आप त्वरण ज्ञात करो, एक्सीलरेशन जो किसके बराबर होना चाहिए? tan थीटा के, जिसको हम लोग स्लोप बोल सकते हैं। सेकंड हमारे पास क्या था? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ गया? एरिया ऑफ ग्राफ। ग्राफ का एरिया जो है डिस्प्लेसमेंट के बराबर है बच्चों, ठीक है। थर्ड देखो बच्चों, तीसरी बात, तीसरे में थोड़ा सा अपने को चेंज करना है। क्या चेंज करना है? थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति की तीसरी समीकरण। अब देखते जाना बच्चों, चूंकि t बराबर होता है v माइनस यू अपॉन ए। किसके बराबर होता है? v माइनस यू अपॉन ए। हमें पता है t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए होता है। इसको वैल्यू को पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या था? u, t की जगह क्या आ जाएगा? v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ, a तो पड़ा ही है, t की जगह क्या आ जाएगा? v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या वैल्यू आ जाएगी? इसको मल्टीप्लाई करो, u इंटू वी माइनस यू स्क्वायर होल बाई ए प्लस हाफ, a बार पड़ा, इसका होल स्क्वायर खोल दो। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन ए का स्क्वायर। ये आएगा, ऊपर वाले का स्क्वायर ये आ गया, नीचे वाले का होल स्क्वायर है ही, ठीक है बच्चों। आगे देखो, x का मान चल रहा है। अब देखो, इसको इस पे अप्लाई करो तो a का स्क्वायर हट जाएगा, केवल a रहेगा नीचे, इस a को कॉमन निकाल लो। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यू वी माइनस यू स्क्वायर और अपॉन a प्लस हाफ इंटू a, ये आ जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। दैट्स ऑल। हल करो बच्चों। अब देखो, एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लोगे तो भी आ जाएगा, बिना एलसीएम लोगे तो भी आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2uv, बाहर मैंने 1 अपॉन ए कॉमन निकाल दिया इस पूरे को, ठीक है। 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा बच्चों? v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। देखो, होल बट्टा में क्या आ जाएगा? 2,
कुछ कैंसिल हो रहा है, ये तो कैंसिल हो गया। ये -2u² है, ये क्या है +u², तो एक पोर्शन इससे कट जाएगा, ये माइनस का u² बच जाएगा। अब देखो x = हमारे पास बच गया -u² + v²/2a। फाइनल आंसर आ रहा है। a को मैंने पहले कॉमन निकाला था, इसका मतलब 2a है नीचे, इसका इधर मल्टीप्लाई करो, माइनस वाले चिन्ह को इधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा 2ax = -u² + v²। फाइनल आंसर क्या आ गया अपने पास, x आ गया, सॉरी v² आ गया u² + 2ax। दिख रहा होगा बच्चों आपको शायद, ये v² = u² + 2ax। ये थर्ड इक्वेशन आ गई बच्चों अपने पास। तो ये ग्राफीय विधि है। कौन सी विधि है, ग्राफीय विधि। आ गया बात समझ में बच्चों। अब एक बात और सुनो, ये तीनों जो समीकरण हैं बच्चों, इनको मैं अगर गुरुत्वीय क्षेत्र में अप्लाई करूं, तो गुरुत्वीय क्षेत्र में याद रखो बच्चों, थोड़ी सी बात याद रखो, किस में अप्लाई करना है, गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन, गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन गति के समीकरण। अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, चीज चेंज क्या करनी है, समझने वाली बात यह है बच्चों। एक तो ये याद करना है कि एक्सीलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के बराबर हो जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक, एक्सीलरेशन a जो है वो किसके बराबर होगा, g के बराबर होगा। और g का जो मान है, अगर आप वर्टिकली ऊपर की तरफ किसी वस्तु को फेंक रहे हो, u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ और फाइनल वेलोसिटी v हो रही है, तो g का मान जो है वो नेगेटिव हो जाता है, ऊपर की तरफ फेंकते हैं तब। और अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ते हो तो g का मान प्लस हो जाता है। इतनी सी बात याद रखनी है। दूसरी बात, वस्तु जो ट्रेवल करती है डिस्टेंस, तो वो हाइट के रूप में करेगी, भले ही वो ऊपर से नीचे आ रही हो चाहे नीचे से ऊपर जा रही हो। उसको हम s को हम किससे लिखेंगे, h से। तो a की जगह g लिखेंगे s, या x की जगह h लिखेंगे, तो समीकरण क्या बन जाएगी, देखो प्रथम समीकरण v = क्या था, u + at था, तो क्या हो जाएगा gt। कब, ऊपर से नीचे आती हो तो, नीचे आती है तो, व्हेन वर्टिकली टुवार्ड्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड जब इसका मोशन होता है वर्टिकली, तब इसकी वेलोसिटी ये हो जाती है। और 2 नंबर थी s की जगह क्या आ जाएगा h = हो जाएगा ut + ½ gt²। ये सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन v² = u² + 2gh, ये थर्ड इक्वेशन। कब, जब गति किधर करे, ऊपर से नीचे की ओर, डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड टू अर्थ। अब ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर गति करे, नीचे से ऊपर की ओर गति करे, मोशन वर्टिकली अपवार्ड हो, ये डाउनवर्ड था, डाउनवर्ड, और ये क्या है, अपवार्ड। अपवार्ड वाली स्थिति में क्या आ जाएगा, v = u - gt आ जाएगा, पहला पोर्शन। दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, h = ut - ½ gt² आ जाएगी। तीसरी इक्वेशन आ जाएगी v² = u² - 2gh। g माइनस का आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि रिटार्डेशन की स्थिति है इसमें। जब वस्तु ऊपर की तरफ गति करती है तो उसकी वेलोसिटी में धीरे धीरे कमी आती है और फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये हुई हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड के अंतर्गत मोशन या मोशन की इक्वेशन। नेक्स्ट अपने पास एक बात और याद रखनी है बच्चों, एक क्वेश्चन और मैंने करवाया था, तो अपना ये चैप्टर लगभग आधा हो जाएगा, थर्ड चैप्टर। देख लो बच्चों, एक क्या क्वेश्चन था, अब मैं कह दूं nवे
सेकंड में तय की गई दूरी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, ये nवें सेकंड में तय की गई दूरी, ये अलग बात है। आपको मैं कह दूं कोई एक वस्तु गति कर रही है, पर्टिकुलर बोल दूं कि 25वें सेकंड में उसका वेग क्या होगा या वो दूरी कितनी तय करेगा, 25वें सेकंड में पर्टिकुलर सेकंड बता दूं, पर्टिकुलर टाइम, ऐसे मैं ऐसे एक तो बोलता हूं 10 सेकंड में, इसका मतलब 0 से 10 सेकंड के बीच का मोशन। एक पर्टिकुलर बोलूं कि 10वें सेकंड में ही गति कितनी होगी, तो दोनों में अंतर है। 0 से 10 का मतलब 10 सेकंड में, इसको हम कैसे बोलेंगे, 10 सेकंड में तय की गई दूरी। और एक होता है 10वें सेकंड में, मतलब पर्टिकुलर 9 से 10वां जो सेकंड हो रहा है उसके बीच में डिस्टेंस कितनी कवर होती है। समझ में आ रही बात। इसका मतलब nवें सेकंड में कवर की गई डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, ठीक है, नॉट इन n सेकंड बट nवें सेकंड में तय की गई दूरी, दोनों में अंतर है बच्चों। तो एक बात समझने वाली है, हमारे पास सिंपल सा एक फॉर्मूला है, किसी वस्तु द्वारा t सेकंड में तय की गई दूरी, डिस्टेंस कवर्ड इन t सेकंड, नॉट t सेकंड में, तो उसका सूत्र होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। समझ आ रही बात। इफ t इज इक्वल टू n हो, यदि t का मान n के बराबर हो तो इसको मैं एस n कह दूंगा, जो आ जाएगा un प्लस हाफ a n का स्क्वायर। आ रही बात समझ में। t की जगह मैंने क्या रख दिया, n, क्योंकि सेकंड का मान है, पर्टिकुलर सेकंड का मान है। अब ये तो n सेकंड था, उससे पहले वाले सेकंड की दूरी और ज्ञात कर लेंगे। याद रखो बच्चों, मैं कह दूं t सेकंड में दूरी यहाँ तक तय होती है, sn दूरी तय होती है, तो n-1वें सेकंड में यहाँ तक रहेगी, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ये रहेगा। इसका मतलब आपको मैं कह दूं 9 सेकंड में दूरी यहाँ से यहाँ तक तय होती है और 10 सेकंड में दूरी यहाँ से यहाँ तक तय होती है, तो 9 सेकंड वाली डिस्टेंस 10 सेकंड वाले डिस्टेंस में से अगर घटा देता हूँ तो पर्टिकुलर 9 से 10 के बीच में जो सेकंड है, 1 सेकंड, उसमें दूरी कितनी तय करेगा, इतनी तय करेगा। समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब अब यदि n-1 सेकंड में तय की गई दूरी, डिस्टेंस कवर्ड इन n-1 सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन n-1 सेकंड, तो वो क्या जाएगा, ns n-1 इज इक्वल टू un की जगह क्या जाएगा, n-1 प्लस हाफ a पढ़ाई है n-1 का होल स्क्वायर। खबर पड़ी सबको, पता चला। ये इक्वेशन नंबर 1 कह दो, ये 2 कह दो, दोनों को घटा दो ना, इसमें से ये घटा दो, घटाते ही आ जाएगी nवें सेकंड में तय की गई दूरी। अब कह देंगे nवें सेकंड में तय की गई दूरी, ये क्या आ जाएगी, Sn-Sn-1। आ रही बात समझ में। जितनी डिस्टेंस n सेकंड में तय की थी उसमें से n-1 सेकंड में जितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो घटा दो, तो पर्टिकुलर उस nth सेकंड में तय की गई दूरी का मान आ जाएगा। ठीक है। Sn का मान क्या है, un प्लस हाफ an का स्क्वायर माइनस ये क्या आ जाएगा, un-1 प्लस हाफ an-1 का होल स्क्वायर। ठीक है। ये किसका मान आ रहा है बच्चों, Sn-Sn-1 का। तो इसका मान क्या आ जाएगा, ये सारा का सारा सॉल्यूशन करो, उसका होल स्क्वायर खोल दो, un माइनस u, देखो un इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो un माइनस u प्लस हाफ a, इसका क्या माना जाए n स्क्वायर
प्लस 1 माइनस 2n, a का स्क्वायर मतलब n का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, और माइनस 2ab, a का मान क्या है n और b का मान क्या है 1, तो 2n रह जाएगा। समझ में आ रही बात? आंसर क्या आ जाएगा? ये un है, ये भी un है, तो 2un, तो उत्तर आ जाएगा फाइनल मेरे पास बच्चों। आप सब्ट्रैक्ट करना इसको, u प्लस, फाइनल आंसर मेरे पास आ जाएगा बच्चों u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। काफ़ी इम्पोर्टेंट, एक प्रकार से एग्जाम्पल समझो, क्वेश्चन समझो, टॉपिक समझो, बहुत इजी है। पहले n सेकंड के अंदर डिस्टेंस ज्ञात करो, फिर n माइनस 1 के अंदर, फिर दोनों को घटा दो, घटाते u उत्तर आ जाएगा u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।